Okay, so I was talking about the pro forma. This pro forma needs to be referred whenever you require any doubt clearance. कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम में, ये जो आप प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम. टोटल इनकम का स्कोप, स्कोप मतलब दायरा, ओके, लिमिट. सो आपकी टोटल इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, इन व्हाट कंडीशन you will be taxable, in what criteria you will not be taxable, that is called as scope of total income. ओके, सो आपको मैंने प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 27. इस शीट को रेफर करना जहां पे भी आपको प्रॉब्लम हो. ओके, मैं कोशिश करूंगी पूरा आपको अच्छे से समझ में आए, लेकिन मान लो कहीं फिर भी आपको थोड़ा डिफिकल्टी होती है, इस शीट को रेफर करना, शीट नहीं भी समझ में आए, देन यू कैन टॉक टू मी. ओके, सो चलो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. देखो प्रॉब्लम क्या है. मिस्टर टॉम, अ ब्रिटिश सिटीजन, had the following income during the year ended 31st March 2017. अब ये 2017 है, हम इसको 2 साल एक्स्ट्रा लेंगे जैसे हमेशा लेते हैं 2019. बस आपको एक ही जगह पे उसका ईयर चेंज करना है, बाकी के पूरे प्रॉब्लम में कहीं पर भी ईयर नहीं है. ओके, सो यू नीड नॉट वरी, कहीं पर भी ईयर नहीं है. सो आप ऊपर खाली इतना लिखोगे, नेम ऑफ द एसएससी मिस्टर टॉम. ये भी क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि आपको मालूम है नोटबुक की भी शुरुआत करते हैं तो हम वहां पे अपना नाम लिखते हैं. ठीक है, नेम ऑफ द एसएससी मिस्टर टॉम. उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन पे लिखना है. मैं नेक्स्ट लाइन पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे टेबल बनानी है एंड आई वांट टू कंप्लीट इट इन वन स्क्रीन, ताकि रिकॉर्डिंग में भी इजी हो, आपको बाद में रिवाइज करने में भी इजी हो. लेकिन आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन पे. नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखोगे, करंट प्रीवियस ईयर. करंट प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है, 2019 2020. इसको पूरे को लेके मैं सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट बना देती हूँ. लेट मी मेक इट बोल्ड, तो तुम लोगों को क्लियर नजर आएगा. सो नेक्स्ट लाइन पे आप लिखोगे करंट प्रीवियस ईयर 2019-20. अगेन आई रिपीट, वेरेवर यू फॉरगेट, wherever you forget what is your CPY, what is your current assessment year, what you have to do is 31st March याद करो. 31st March कौन सी खत्म हुई, 31st March 2020 खत्म हुई, इसका मतलब वो चालू हुई थी 19 से, तो मेरा ईयर हो जाएगा प्रीवियस ईयर 2019-2020. ओके, और असेसमेंट ईयर मतलब इमीडिएटली नेक्स्ट. सो मेरा असेसमेंट ईयर रहेगा, आप बोलोगे करंट असेसमेंट ईयर लिखें, चलेगा. CAY लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन CPY CAY कंफ्यूजिंग लगता है, इसके लिए हम लोग CPY और AY लिखते हैं. ओके, एकेडमिक ईयर या आपका असेसमेंट ईयर एक ही बात हो गई, समझो 2020-2021. सो ये आपका असेसमेंट ईयर और आपका करंट प्रीवियस ईयर. रट्टा मारना इजी, कहीं कंफ्यूजन हो जाए, उस कंफ्यूजन को अवॉइड करना. 31st मार्च याद करना. 31st मार्च कौन सा गया, 31st मार्च 2020 गया. ओके, 2020 गया मतलब उसके पहले चालू हुआ था 1 अप्रैल 19 से, तो मेरा ईयर हो जाएगा 1920 और असेसमेंट ईयर होगा 2021. सो चलो इस बेसिस पे हम लोग प्रॉब्लम करते हैं. ये आपने तीनों एक लाइन में लिख दिए. उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखोगे डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम. डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम. उसके बाद बनेगा आपका प्रोफॉर्मा. प्रोफॉर्मा कैसे बनेगा, पहले आएगा पर्टिकुलर्स कॉलम, या पहले मैं सीरियल नंबर डाल देती हूँ. आपके पास मार्जिन है, मेरे पास मार्जिन नहीं है, तो मुझे वैसा एक सीरियल नंबर का कॉलम रखना पड़ेगा. उसके बाद पर्टिकुलर्स. ठीक है, इस पर्टिकुलर्स कॉलम को मैं बड़ा कर देती हूँ क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारी इन्फो डालनी पड़ेगी. ये हो गया मेरा पर्टिकुलर्स कॉलम. उसके बाद मेरा रहेगा कॉलम R and OR. R and OR is your first category, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ठीक है, करना क्या है, हमको 3 कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन करना है इनकम का, कि किसके लिए टैक्सेबल है, किसके लिए टैक्सेबल नहीं है. ओके, R and OR. उसके बाद R बट नॉट OR.
आर बट नॉट ओ आर। इसके लिए मैंने तुम लोग को टेस्ट बोला था दो कंपलसरीली, लेकिन फिर कल मुझे मीटिंग में पता चला बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉब पे जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसके लिए नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन देखो तुम लोग का ही प्रॉब्लम है, अगर तुम लोग नहीं करोगे ना ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम बाद में थोड़ा फ्री होके कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम था, कोई बड़ा काम नहीं था वो टेस्ट करना, बट एनी हाउ इट्स योर चॉइस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग नहीं करोगे नुकसान तुम लोग का है। आगे जाके देखो बोल रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर पूरा ऑनलाइन चलेगा। अगर ऑनलाइन ही चलेगा तो ये ऑनलाइन लेक्चर्स तुम्हारे काउंट हो जाएंगे। फिर तुम लोग को वापस डिफिकल्टीज रहेंगी, तब तुम लोग के डाउट्स डिफिकल्टी सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। कंटिन्यूएशन में करते जाओ, एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा। मुझे कल एक अजीब बात ये भी पता चली, कल हम लोग का मीटिंग था जिसमें मैडम बोल रहे थे कि स्टूडेंट्स हैव नॉट इवन जॉइंड क्लासेस। अब क्लासेस भी ज्वाइन नहीं किए, लेक्चर्स भी अटेंड नहीं करेंगे तो टीवाई का रिजल्ट 27 पार्टिसिपेंट्स हैं आज भी। देखो एक मुझे छोड़ो, एक वैशाली मैडम को छोड़ो तो 25 जने। सो 25 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 150, मतलब बाकी के स्टूडेंट्स टैक्स कैसे करेंगे बताओ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। इसके लिए जो भी आपका टेस्ट वगैरह है, आई एम 100% श्योर जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उन्होंने टेस्ट दिया होगा। पर जो भी आता है, क्विज आता है, टेस्ट आता है, आपको 2-2 3-3 दिन दिए जाते हैं। ऐसा कुछ हार्ड बाउंड टाइम नहीं डालती हूँ मैं कि आधे घंटे में कंप्लीट करो, 1 घंटे में कंप्लीट करो, कभी भी नहीं। सो डू इट बिकॉज यू विल बी लूजिंग योर प्रैक्टिस अदरवाइज। ठीक है, चलो। सो आर एंड ओ आर फर्स्ट कैटेगरी हमने लिख दिया, आर बट नॉट ओ आर सेकेंड कैटेगरी हमने लिख दिया। अब ये थर्ड कैटेगरी हमारा एन आर। एन आर ये हो गया हमारा थर्ड कैटेगरी एन आर। सो ये मेरा बन गया कॉलम्स। ओके, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, आर एंड ओ आर बट नॉट ओ आर, एन आर। मेरा मेन पर्पज है मेरा मेन पर्पज है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम किसके लिए? 3 कैटेगरीज के लिए, आर एंड ओ आर बट नॉट ओ आर, एन आर। सो ये 3 कैटेगरीज के लिए मुझे क्लासीफाई करना है, मुझे डिटरमाइन करना है मेरा टैक्सेबल इनकम। सो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। इंडिया की हाउस प्रॉपर्टी है, इसका मतलब मैं बोलूंगी दिस इज माय इंडियन इनकम। लिखते हैं चलो इसको, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया मीन्स आपको घर है एक इंडिया में, उसका रेंट आता होगा। ठीक है, सो ये किस किस के लिए टैक्सेबल है हमको वो देखना है। अब इंडिया से आ रहा है मतलब इंडियन इनकम है। उस दिन याद है आपको मैंने इस शीट में बताया था, आई एम कमिंग बैक टू दैट शीट। इस शीट में मैंने आपको बताया था ऐसी इनकम जो इनकम इंडिया में अराइज हो रही है या इंडिया में मिल रही है, उसको हम बोलते हैं इंडियन इनकम। ओके, आई रिपीट, ऐसी इनकम जो इंडिया में अराइज हो रही है या इंडिया में मिल रही है उसको हम बोलते हैं इंडियन इनकम। ओके, ड्यू हुई, रिसीव हुई, डीम्ड टू एक्रू, एक्रू, वो सब हमने उस दिन डिस्कस किया था। यहाँ पे तो ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया है इनकम एक्रूड, डीम्ड टू बी एक्रूड, ऐसा कुछ वर्ड नहीं दिया है। आपको डायरेक्टली बोला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। अब ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया अमाउंट कितना है? 16,000, 16,000 है ना? एक मिनट रुको, यस 16,000। सो ये 16,000 रुपीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया किसके लिए टैक्सेबल रहेगा? फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, तीनों के लिए। क्यों तीनों के लिए? क्योंकि इंडियन इनकम है। इंडियन इनकम है तो नेचुरली भारत का पैसा है तो भारत को टैक्स देना ही पड़ेगा। ओके, रिमेंबर दिस, इंडियन इनकम पे तीनों कैटेगरी को टैक्स भरना है। सो मैं तीनों के कॉलम में डालूंगी 16,000, 16,000, 16,000। थोड़ा थोड़ा मैं इनको अलग कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आर एंड ओ आर बट नॉट ओ आर। इसको बट नॉट को मैं थोड़ा ये कर देती हूँ। ठीक है, रहने दो, इसको मिडिल पे डालते हैं। एंड नॉन रेसिडेंट इसको फिर मिडिल पे डालते हैं। सो हियर यू अंडरस्टैंड, तीनों कैटेगरीज के लिए इट विल बी टैक्सेबल। ओके, क्यों टैक्सेबल? क्योंकि इट इज इंडियन इनकम।
ओके सो एक मिनट, किसी का क्वेश्चन आया है मैम 15,000 है। ओके ओके, आई एम वेरी सॉरी। वो 16 15 ऐसा टाइप किया हुआ है कि क्लियर दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलो 15,000। ओके, आते हैं सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, ये तुम लोगों ने समझा। इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, इसका मतलब ये इंडियन इनकम हो गई, इंडिया में ही जनरेट हो रही है। कहाँ मिली है आपको, कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, मतलब ये इंडिया की इनकम है, ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं। इंडियन इनकम है, तीनों को लगाओ टैक्स, 15,000 15,000 15,000। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम। नाउ नेचुरली रोम मतलब ये हो गया फॉरेन, फॉरेन इनकम है। कहीं भी आपको दिया हुआ है क्या कि इंडिया में मिला, कुछ नहीं, इंडिया नाम ही नहीं है, सिर्फ दिया है आपको इंडियन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम। इसको मैं क्लियरली बोल सकती हूँ ये फॉरेन इनकम है। अब ये फॉरेन इनकम है तो ये किसके लिए टैक्सेबल होनी चाहिए, खाली फर्स्ट कैटेगरी। ओके, खाली फर्स्ट कैटेगरी फॉरेन की इनकम है, फॉरेन में जनरेट हुई है, फॉरेन में मिल रही है, ओनली फर्स्ट कैटेगरी विल बी लायबल टू पे टैक्स। वाई फर्स्ट कैटेगरी, नाउ यू विल अंडरस्टैंड वाई पीपल वांट टू अवॉइड टू बी इन द फर्स्ट कैटेगरी। देखो, इसको 10,000 पे टैक्स भरनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये मेरा बेटा है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। दिस विल बी नील, दिस विल बी, सॉरी, दिस इज नील। भाई फाइव, जाने इधर वर्ड ही डाल देते हैं हम, नील। सिमिलरली यहाँ पे नील। ओके, वाई नील, बिकॉज दे विल नॉट बी टैक्सेबल, इनको दूसरों को टैक्स नहीं लगेगी इसकी। ओके, दूसरों को टैक्स नहीं लगेगी इसकी, बिकॉज दिस इज फॉरेन इनकम। दैट इज द रीजन, नाउ यू विल अंडरस्टैंड। मैंने क्या बोला था, जो भारत कॉलेज का स्टूडेंट है, जो पुराना स्टूडेंट है, शुरू से यहाँ पे पढ़ा हुआ है, उसके ऊपर मेरा हक ज्यादा है। उसको मैं पूरे इनकम पे, बेटा सपने में भी कमाएगा तो मुझे टैक्स देगा। सो जो इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब क्या, आप तुम लोग को याद आएगा। ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब तुम लोग क्या करते थे, पहले बेसिक कंडीशन लगाते थे, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट देखते थे, फिर रेसिडेंट हो गया तो सेक्शन 6(6) का एडिशनल कंडीशंस लगाते थे। एडिशनल कंडीशन लग गया दोनों, 2 साल आउट ऑफ 10 और 730 डेज इन द लास्ट 7 ईयर्स, अगर ये हो गया तो हम बोलते थे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो ये फाइंड आउट करने का पर्पस क्या था, ये पर्पस है उसका। फाइंड आउट किया तो आप क्या करोगे, उसको हर इनकम पे उसको टैक्स लगाओगे, वेदर इट इज इंडियन इनकम, वेदर इट इज फॉरेन इनकम, ही विल हैव टू पे टैक्स। ओके, एग्जाम में आंखें बंद करके फर्स्ट कॉलम में सब अमाउंट्स डाल देना। ओके, कहीं भी कमाए, कहीं भी गंवाए, कहीं भी खर्च करे, लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर वो इंडिया का है तो इंडिया में वो टैक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप बोलोगे मैडम कैसे बढ़ेगा, उसके बैंक अकाउंट में से डिडक्ट होगा। ओके, और उसके बैंक अकाउंट में से डिडक्ट होगा, और उसके साथ में एक बात जाती है कि कभी ना कभी वो इंडिया में वापस आएगा, ही विल हैव टू पे टैक्स। विदाउट टैक्स, ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके ऊपर टैक्स बहुत सारा बकाया है, बहुत सारा ड्यू है, पे नहीं किया है उन्होंने। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, आप रिलायंस का देखोगे ना तो उनके लाखों रुपए में टैक्स बाकी है, लेकिन उनको छोड़ नहीं देंगे, वो जब भी उनको पे करना ही है, दे हैव टू पे टैक्स, बिकॉज दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अदर थिंग्स देन। ओके, उनके ऊपर उनको फाइन पेनल्टी चार्ज होती जाती है। सो एनी हाउ दिस इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम हो, फर्स्ट कैटेगरी के लिए ये चार्जेबल टू टैक्स रहेगा। ओके, बाकी सेकेंड और थर्ड के लिए, क्योंकि दोनों ने दिखाया ही नहीं यहाँ पे और दोनों का कुछ इंडिया से ज्यादा लेना देना नहीं था, दे विल नॉट पे टैक्स। ओके, चलो अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे। आई होप द पॉइंट्स आर गेटिंग वेरी क्लियर्ड। वेरी इजी टॉपिक, इट इज वेरी इजी। और मार्क्स भी इसमें ऐसे चिंदी और ऐसे क्या बोलते हैं ना, ऐसे बंटती है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होती है, इतना इजीली मार्क्स मिल जाती है। मुझे प्रॉब्लम कंप्लीट करने दो, आई टेल यू। उसके बाद आता है नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट
इन इंडिया। इंडिया के बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, इंडिया के बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट मुझे बताओ, ये इंडियन इनकम हुई, राइट? दिस इज इंडियन इनकम। अगर ये इंडियन इनकम है तो फिर तीनों को टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, तीनों को टैक्स भरना पड़ेगा क्योंकि ये इंडियन इनकम हो गई। सो इंडियन अकाउंट कितना है हमारा बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट? 1200 रुपए तीनों के अकाउंट में आपको डालना पड़ेगा। 1200 1200 1200। ये मत दिमाग लगाना कि हमको मिली कहाँ, हमको कमाई कहाँ, कुछ मतलब ही नहीं है, बिकॉज क्लियरली इट इज गिवन टू यू दैट इंटरेस्ट इज फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मतलब सिंपली यू अंडरस्टैंड इट इज इंडियन इनकम। इंडियन इनकम है तो तीनों को टैक्स लगाओ, वेरी सिंपल। ओके, उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। Business in Bangladesh being controlled from India, amount is 16,000. Yes. Income from business in Bangladesh controlled from India. इसको और बड़ा कर देते हैं। Yes. Income from business in Bangladesh controlled from India. Okay. अब इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इंडिया में से कंट्रोल है। याद करो ये पॉइंट, हम लोग जाते हैं शीट 1 में, तुम लोग को मैं ये पॉइंट दिखाती हूँ। ये रहा 7th पॉइंट, देखो, इनकम विच एक्रूज आउटसाइड इंडिया फॉर द बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अगर एक भी पार्ट इंडिया में है, कंट्रोल इंडिया में है, या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है, कोई इंडियन डॉक्टर है जो डॉक्टरी एमबीबीएस या एमडी यहाँ से करके गया और बाहर जाके किसी अमेरिकन हॉस्पिटल में लग गया, या कोई ऐसा है जिसने बिजनेस इंडिया में सेटअप किया, यहाँ के नॉर्म्स इजी है, रजिस्टर करना इजी है, ज्यादा खर्चा नहीं होता है, सस्ते में काम हो जाता है, उसने अपनी कंपनी इंडियन कंपनी रजिस्टर कर दी, या कंट्रोल इंडिया में है, करता इंडिया में है, कंट्रोल इंडिया में है, डायरेक्टर्स इंडिया में है, ऐसे कंपनीज कहीं भी कमाने दो, ऐसे कंपनीज कहीं भी कमाने दो, उनका पार्ट इज टैक्सेबल, उनकी इनकम इज टैक्सेबल फॉर फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी। प्लीज सी 7th पॉइंट, फर्स्ट कैटेगरी टैक्सेबल, सेकंड का टैक्सेबल, थर्ड इज नॉन टैक्सेबल। थर्ड नॉन टैक्सेबल क्यों? क्योंकि वो है ही एनआर। ओके, अब यहाँ पे देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में बिजनेस है लेकिन उसका कंट्रोल इंडिया में है, मे बी उसकी हेड ऑफिस इंडिया में रहेगी, मे बी उसका डायरेक्टर इंडिया में रहेगा, ओके, मे बी उसके शेयर होल्डर्स इंडिया के रहेंगे, मेजर शेयर होल्डर्स इंडिया के रहेंगे, मतलब बिजनेस का पूरा कंट्रोल, पूरा हेड ऑफिस, पूरा बटन जिसको आप बोलते हो मेन ऑफिस, वो इंडिया में है। अगर वो मेन इंडिया में है तो नेचुरली ऐसे बिजनेस के लिए आप इंडिया के लोगों को लायबल बनाओगे टू पे द टैक्स। इंडिया के लोग कौन? फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी नहीं। ओके, मेरे घर में बैठ के कोई बिजनेस कर रहा है तो वो मेरा बेटा हो या मेरा दामाद हो, उन दोनों के ऊपर मैं टैक्स लगाऊंगी। हाँ, गेस्ट होगा, गेस्ट को मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है? एनआर इज द गेस्ट, रिमेंबर, आर एंड ओ आर इज बेटा, आर बट नॉट ओ आर इज दामाद। दोनों मेरे घर में बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं, घर में बैठ के फोन पे बात कर रहे हैं, बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं और कमा रहे हैं, तो मेरा दोनों के पैसे पे हक है। हाँ, गेस्ट जो रहेगा उसको मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि गेस्ट बोलेगा भाई मैंने कमाया बाहर, भले कंट्रोल आपके पास था लेकिन उसके ऊपर मेरा ज्यादा हक नहीं है। इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं दैट वी शुड नॉट कम इन रेसिडेंट कैटेगरी। रेसिडेंट कैटेगरी में आ गए तो यहाँ तो आप आर एंड ओ आर रहोगे, यहाँ तो आर बट नॉट ओ आर रहोगे, लेकिन ऐसे केसेस में फिर आपको यहाँ पे टैक्स भर के देनी पड़ती है, ठीक है? देखो प्रॉब्लम क्या होता है इस पर्सन को, देखो इसका अमाउंट कितना है इनकम का? 16,000। इस 16,000 पे उसने बांग्लादेश में भी टैक्स भरा होगा, वहां के टैक्स के जो रूल्स होंगे उसके हिसाब से भी टैक्स बढ़ा होगा, लेकिन उससे इंडियन गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं। इंडियन गवर्नमेंट उसको बोलेगी यहाँ पे हमको टैक्स भर के दे, बाकी मुझे मालूम नहीं। बेटे के खर्चे बहुत सारे होंगे, उसको अपनी बीवी बच्चे देखने हैं, लेकिन मैं उसको बोलूंगी मुझे मालूम नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तू दे। ओके, सो दिस इज व्हाट वी से। इसके लिए लोग अवॉइड करते हैं आर एंड ओ आर बनना या आर बट नॉट ओ आर बनना।
इसके लिए जब वो घूमने आते हैं एक फिक्स्ड वीजा फिक्स्ड टाइम के लिए आते हैं, लेकिन सरकमस्टेंसेस बदल गए तो उनका नाम बदल जाता है, वो रेसिडेंट बन जाते हैं, और फिर रेसिडेंट बन गए तो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है वो देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ता है अब तुम लोगों को समझ में आएगा। ओके, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इंडिया में उसका मेन कंट्रोल था, भले वो बिजनेस बांग्लादेश का था। इट विल बी टैक्सेबल फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरी। नॉन रेसिडेंट के ऊपर उसका कोई टैक्स नहीं रहेगा, दे विल बी फ्री। ओके, सो दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। उसके बाद आया हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए अमाउंट इज 11,000। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन यूएसए। इनकम फ्रॉम बैंक अकाउंट इन यूएसए। यूएसए का बैंक अकाउंट का इनकम अमाउंट वॉज 11,000। यस, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए। यूएसए में बैंक अकाउंट है, वहां से हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। मुझे बताओ ये इंटरेस्ट किसके लिए लायबल रहेगा, कौन इसके लिए टैक्स पे करेगा? ओनली फर्स्ट कैटेगरी। रिमेंबर, ओनली फर्स्ट कैटेगरी, क्योंकि ये फॉरेन इनकम हो गई। जैसे आपने सेकंड पॉइंट लिखी थी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम, वैसे ही इनकम फ्रॉम बैंक अकाउंट इन यूएसए। यूएसए में कमाया, यूएसए में पैसा रखा था, यूएसए में इंटरेस्ट मिला, ओनली फर्स्ट कैटेगरी। बेटा किधर भी कमाए, ससुराल से उसको मिला शेयर, तो भी वो मुझे उसमें से शेयर देगा। ओके, सो इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन यूएसए। आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिया है कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया होता था तो फर्स्ट और सेकंड में दिखाते थे। यहाँ पे इंडिया में कुछ कंट्रोल नहीं है, इट्स प्योरली फॉरेन इनकम। प्योरली फॉरेन इनकम है तो सिर्फ एक ही जन के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है पे करना, 11,000 रुपए। दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कैटेगरी। बाकी तो नील नील। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फिर भी अगर कुछ डाउट्स है वो डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे, डोंट वरी। एक बार प्रॉब्लम को खत्म होने दो। इसको मैं ले लूँ साइड में तो तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। यस, ठीक है। सो इनकम फ्रॉम बैंक अकाउंट इन यूएसए प्योरली फॉरेन इनकम। प्योरली फॉरेन इनकम मतलब सिर्फ फर्स्ट के लिए टैक्सेबल रहेगी, सेकंड और थर्ड के लिए नहीं। चाहिए तो वो शीट हम लोग रेफर कर लेते हैं तो तुम लोग को समझ में आएगा। विच इज इरा इनकम विच अराइजेज और एक्रूज आउटसाइड इंडिया। बाहर का पैसा, बाहर का पैसा यहाँ पे टैक्सेबल, यहाँ पे नॉन टैक्सेबल, यहाँ पे नॉन टैक्सेबल बिकॉज इट इज फॉरेन इनकम। ये मैंने आपको क्लियरली वहां बताया था। फिर भी अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो वी कैन रेफर द शीट एज आई टोल्ड यू। सो नाउ चलो आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ पॉइंट की तरफ। सिक्स्थ पॉइंट इज सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन टोक्यो। वापस सेम बात आ रही है, फॉरेन इनकम है ये भी। सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन टोक्यो। टोक्यो में कमाया, टोक्यो में मिला, फॉरेन इनकम है। ओके, टोक्यो में कमाया, टोक्यो में मिला, फॉरेन इनकम है। यहाँ पे अगर उसने अर्नड एंड रिसीव्ड वर्ड तो दिया ना, नहीं भी देता, खाली इतना लिखता सैलरी इन टोक्यो, तो भी ये फॉरेन इनकम होती। जैसे ऊपर दिया है बैंक अकाउंट इन यूएसए, इंटरेस्ट इन यूएसए, वैसे यहाँ पे देता सैलरी इन टोक्यो, इसका मतलब वो फॉरेन इनकम है। फॉरेन की सैलरी आपको मिल रही है, फॉरेन की सैलरी मिल रही है। वापस ये फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल है? ओनली फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड और थर्ड के लिए लगाओगे नील। ओके, ओनली फर्स्ट कैटेगरी। कितना है सैलरी, कितना दिया हुआ है? 12,000 रुपए। सेकेंड के लिए अगेन नील, थर्ड के लिए अगेन नील। इन दोनों को कर देते हैं। यस, सो सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन टोक्यो। सेम पॉइंट्स रिपीट हो रही है, आपका रिवीजन हो रहा है, कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है। सैलरी इन टोक्यो दैट इज अ फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम मतलब ससुराल में कमाया हुआ पैसा, बेटा तो टैक्स देगा ही देगा, फर्स्ट कैटेगरी टैक्स देगा ही देगा, सेकेंड और थर्ड नहीं देंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन लंदन। अगेन लंदन में मिला हुआ पैसा,
लंदन में मिला हुआ पैसा फॉरेन इनकम है, इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन लंदन। कोई भी इनकम हो सकती है, वो रेंट हो सकता है, कैपिटल शेयर्स के ऊपर आपने कमाया हुआ प्रॉफिट हो सकता है, बिजनेस का प्रॉफिट हो सकता है। लंदन में मिला, लंदन में कमाया। अगेन यहाँ पे आपको अर्न्ड एंड रिसीव्ड दिया है ना, अर्न्ड एंड रिसीव्ड नहीं भी देते, खाली इनकम इन लंदन ऐसे दे देते थे तो भी आप समझते थे इट्स अ फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम है तो टैक्सेबल ओनली फॉर वन। ओके, टैक्सेबल ओनली फॉर वन। कितना इनकम है ये? इनकम रिसीव्ड इन लंदन 13,000 रुपए। सो पहले के लिए 13,000, दूसरे के लिए नील, अगेन नील। वापस इनकम को सिलेक्ट करके ओके, टू सिंपल। अगेन रिवीजन, लंदन का पैसा फॉरेन इनकम, फर्स्ट कैटेगरी के लिए टैक्सेबल, सेकंड और थर्ड के लिए बिल्कुल नहीं। ओके, उसके बाद एट्थ इज डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। अब डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में रिसीव हुआ। आपको याद है मैंने बोला था इंडिया में ड्यू हो या इंडिया में रिसीव हो। मेरे सामने नोट गिनोगे तो मैं नेचुरली तीनों को बोलूंगी कि पे करो। भारत में आके आप रिसीव करोगे, नेचुरली तीनों को टैक्स पे करना पड़ेगा। इट विल बी कॉल्ड एज इंडियन इनकम। ओके, भले ये इंडिया में अराइज नहीं हुई है, ब्रिटिश में, ब्रिटेन में अराइज हुई है, ब्रिटिश कंपनी है, लेकिन आया पैसा इंडिया में, जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में आएगा उसके ऊपर अमाउंट कट कर दिया जाएगा। प्लीज रिमेंबर, उसके ऊपर टीडीएस कट किया जाएगा। क्यों ऐसा है? देखो, एक सिंपल सी बात है। अगर ऐसा होता, इफ आई गिव यू एग्जांपल, मान लो मेरा हस्बैंड गल्फ में जॉब करता है, लेट अस अज्यूम, ठीक है। मैं शेयर्स में पैसा डालती हूँ, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट शेयर्स में इनकम जो भी होती है ना, मान लो आपने 100 रुपया कमाया, 35 रुपीज कम से कम मेरे कट हो जाते हैं। मेरे सैलरी ग्रेड के हिसाब से मैं हमेशा 33% स्लैब में जाती हूँ। 33% स्लैब मतलब अराउंड 35%, 100 में से 35 रुपया कट जाता है। मैं सोचती हूँ कि एक काम करते हैं, मैं फॉरेन कंपनी के शेयर्स में पैसा डालती हूँ, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जैसे आपका वॉलमार्ट हो गया, जैसे आपके से फॉरेन कंपनीज जो भी हैं, फॉरेन कंपनीज में मैंने पैसा डाल दिया। अब फॉरेन कंपनीज में पैसा डाला, लेकिन पैसा तो मेरे अकाउंट में आ रहा है ना, डिविडेंड जो भी। तो मैंने क्या किया, मेरा हस्बैंड एनआर है ना, मैंने एनआरआई के नाम पे पैसा डाल दिया। जो भी डिविडेंड आता है उसके अकाउंट में यहाँ पे आता है कैनरा बैंक में, और मैं जाके निकाल के आती हूँ। 100 का 100 रुपया मिलता है मुझे, 35 रुपया नहीं कट होता है। फिर तो हर कोई ऐसा करेगा, ये तो गवर्नमेंट के साथ चीटिंग हो जाएगी। सो जो भी पैसा, प्लीज रिमेंबर, जो भी पैसा इंडिया में आ रहा है, फॉरेन इनकम इंडिया में आ रही है, तो आपके अकाउंट में से माइनस होगा ही होगा। फॉरेन इनकम इंडिया में मिल रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पास्ट प्रॉफिट्स या पास्ट अमाउंट। देखो, ऐसे एनआरआईज भी होते हैं जो जमा कर करके पैसा अकाउंट में डालते हैं कि घर चलेगा। मान लो हस्बैंड मेरे अकाउंट में पैसा डालता है कि ये घर में बूढ़ा बाप है, फिर बूढ़ी माँ है, उनके खर्चे हो रहे हैं, ये उसका खर्चा वहां से निकालेगी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। वो एनआरआई रेमिटेंस कहलाता है। रेमिट करना, ट्रांसफर करना, डिपॉजिट करना, उसको हम डिपॉजिट बोलते हैं। तो उस डिपॉजिट के ऊपर टैक्स नहीं है, इनकम के ऊपर टैक्स है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। हमने देखो यहाँ पे, अगर मैं शीट 1 तुम लोग को दिखाऊं, शीट 1 में मैंने एक लास्ट पॉइंट लिखाई थी, पास्ट प्रॉफिट्स ब्रॉट टू इंडिया, जो तीनों के लिए नॉन टैक्सेबल है। लेकिन मैं ये पास्ट प्रॉफिट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये इनकम की बात कर रही हूँ। डिविडेंड इज अ इनकम। अगर आप इस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाओगे सबको, तो व्हाट पीपल विल डू इज, पीपल विल हैव अ अकाउंट ऑफ योर, अकाउंट ऑफ एनआरआई रिलेटिव्स, उनके नाम पे शेयर्स लेंगे, उनके नाम पे डिविडेंड आएगा, वो डिविडेंड हम यूज करेंगे। तो टैक्स बचाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यू नो व्हाट दे डू इज दे हैव बोगस कंपनीज। ऐसी बोगस कंपनीज जो एग्जिस्टिंग नहीं है, एग्जिस्टिंग नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है, हमेशा लॉस में दिखाते हैं वो कंपनीज, और उसको फिर सब्सिडरी करके दिखाते हैं कि हमारी मेन कंपनी, ये हमारा सिस्टर कंसर्न, हमारी मेन कंपनी 1 करोड़ प्रॉफिट कमा रही है और ये सिस्टर कंसर्न 50 लाख लॉस दिखा रहा है। 50 लाख माइनस करके बाकी 50 लाख के ऊपर टैक्स पे करते हैं।
ऐसी ऐसी चीजें होती है, यू विल नेवर थिंक ऑफ ऑल्सो, जब तक हम उस लाइन में नहीं आते हैं। ऑफकोर्स टैक्स बचाने के लिए झोल झपाटा जिसको आप बोलते हो, जो सीएस करके देते हैं। कंसल्टेंसी क्या है? कंसल्टेंसी इज नथिंग बट टेलिंग यू द वेज टू रिड्यूस योर टैक्स। तो मैं किसी को कैसे चोरी बताऊंगी जब मुझे एक्चुअल रास्ता मालूम होगा ना। एक्चुअल रास्ता मालूम है तो उस रास्ते से कैसे बचना है, कैसे चोरी करनी है, तब मैं बता सकती हूँ। सो टैक्स आप सीखे हुए हो तो आप दूसरे को बता सकते हो कि टैक्स कैसे बचा सकते हैं। ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी वर डूइंग इज डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। सो दिस इज योर फॉरेन इनकम, लेकिन कमिंग टू इंडिया। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया है फॉरेन इनकम, लेकिन मिल रही है इंडिया में। अब इंडिया में मिल रही है 17,000 रुपए। नेचुरली ये 17,000 रुपए तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। ओके, तीनों को सामने मेरे पैसे मिलेंगे, मैं तीनों से टैक्स लूंगी नेचुरली। मेरी धरती पे जो पैसा आया, दे हैव टू पे टैक्स। ओके, सो 17,000 विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल। उसके बाद आपको लिखा हुआ है डिटरमाइन इज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। ओके, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। सो तीनों कैटेगरीज में आपको इसका टोटल करना है। आपका प्रॉब्लम हो गया, बस लास्ट में आप लिखोगे टोटल और ये तीनों कॉलम्स का टोटल मारोगे। इसका टोटल इक्वल टू, अब मैं शॉर्टकट कर रही हूँ, आपके पास आपका ये है कैलकुलेटर है, यू कैन जस्ट पुट अप इन द कैलकुलेटर। सो 95,200 इसका टोटल, ये मेरे दूसरे कॉलम्स का टोटल आ गया 49,200, 33,200। यस, करेक्ट, एज पर द टेक्स्ट बुक इट इज करेक्ट। मे बी टोटलिंग मिस्टेक हो, आप जब करोगे अपना टोटलिंग विद द कैलकुलेटर वील कम टू नो अबाउट द मिस्टेक इफ एट ऑल देयर इज। सो दिस इज योर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को एग्जाम में नॉर्मली आज तक 15 मार्क्स के लिए दिया गया है। लास्ट ईयर से 20 मार्क्स का ये आया है ना, चेंजेस आया है लास्ट ईयर से। सो ये 15 मार्क्स के लिए नॉर्मली आता था। अब देखो 15 मार्क्स के लिए कैसे आता था, ये आपकी 3 फिगर्स ऊपर। पहले चलो कंप्लीट कर लो, आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, यू कंप्लीट द प्रॉब्लम, देन आई विल टेल यू कि कैसे इसमें मार्क्स बाइफरकेट होती है। मतलब आपके लिए ये मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है? कैसे स्कोरिंग, आई विल टेल यू, जस्ट कंप्लीट इट। चले, ओके। सो नाउ लेट मी टेल यू हाउ द मार्क्स आर बाइफरकेटेड। देखो, सबसे पहले एक एक फिगर पे आधी आधी मार्क्स है। अगर मैं आपको फिगर्स काउंट करवाऊं, देखो 1, कर्सर को देखते जाना, 1 2 3 4 5 6, नील भी फिगर्स में काउंट किया जाता है। ओके, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल नहीं, 24। 24 का आधा मैंने कर दिया, आधी आधी मार्क एक एक फिगर पे, तो ये हो गई 12 मार्क्स। मतलब आपके प्रॉब्लम की पॉइंट्स, प्रॉब्लम के अमाउंट, उस सब पे आधी आधी मार्क है। आधी आधी मार्क्स मतलब ये हो गई 12 मार्क्स। उसके बाद 3 फिगर्स हैं आपकी टोटल की, एक ये 95,200, एक 49,200, एक 33,200। इन तीनों फिगर्स पे है एक एक मार्क। ओके, मतलब ये हो गई 3 मार्क्स।
और अगर मैं दोनों का टोटल करूं तो ये हो गया 15 मार्क्स का प्रॉब्लम। ओके 15 मार्क्स का प्रॉब्लम। अब तुम लोग बोलोगे फिर ये 20 मार्क्स का कैसे आएगा? अगर 20 मार्क्स का आया तो आपको इसमें 1 पॉइंट और ऐड कर दी जाएगी, पास्ट प्रॉफिट्स की ऐड कर दी गई। 2 पॉइंट, यहाँ पे 8 पॉइंट का प्रॉब्लम है, 8 फिगर्स का प्रॉब्लम है, आपको 10 फिगर्स का दिया जाएगा और उसके ऊपर मार्क्स रहेंगी एंड अकॉर्डिंगली आधी मार्क इधर उधर करके वो लोग 20 मार्क्स एडजस्ट करेंगे। ओके सो इस प्रकार से आपका प्रॉब्लम, बहुत बार 1 मार्क प्रेजेंटेशन पे भी वो लोग डालते हैं कि हाउ द स्टूडेंट इज प्रेजेंटिंग, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ नोट ही इज राइटिंग, कैसे उसने नील लिखा है, कैसे उसने डैश दिया है, जीरो दिया है, ये सब चीजों को वो लोग ध्यान देते हैं। फिर अगर कहीं भी मार्क्स नहीं हुई तो आधी मार्क 1 मार्क प्रेजेंटेशन पे डाल देते हैं, जो हमारी हमको मिलती हैं वो कट नहीं होती हैं। लेकिन जस्ट इतना समझो कि देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पे मान लो अगर मेरी मिस्टेक हो जाती है, मेरी मिस्टेक कहाँ हो सकती है मैं आपको बताऊँ, ये देखो फोर्थ पॉइंट, इनकम रिसीव्ड इन बांग्लादेश फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। मान लो मुझे कंफ्यूजन होता है, मैं सोचती हूँ बांग्लादेश में मिला तो फॉरेन इनकम है, और मैंने सिर्फ फर्स्ट पॉइंट में डाल दिया, सेकेंड में डैश, थर्ड में डैश कर दिया, यहाँ मेरे मिस्टेक होने के चांसेस है। सो व्हाट विल हैपन, उसका इफेक्ट क्या होगा, आपकी आधी मार्क उधर जाएगी, 1 मार्क लास्ट में जाएगी, मतलब 1.5 मार्क कम। 1.5 मार्क नॉर्मली कम नहीं होती है, बाहर टोटल में 1 मार्क कम हो जाएगी। 15 में से 13.5 मतलब 14 मार्क्स हो जाएंगे। मतलब ये प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे आपकी टोटल मार्क्स कट नहीं होंगी कभी भी, कभी भी। आज तक मैंने आपको बोला ना, मैं 12-15 साल से जो पेपर्स चेक कर रही हूँ, कितने हजारों पेपर्स मैंने चेक किए हैं, लेकिन सभी पेपर्स में इस प्रॉब्लम में किसी भी डफर से डफर स्टूडेंट को 10 से कम मार्क्स नहीं मिली हैं, 10 से कम मार्क्स नहीं मिली हैं। आप कितनी भी मिस्टेक्स इसमें करके देखो, 10 मार्क तक तुमको मिलती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में एक धारणा है ही है कि ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है इसमें हमको सब लिखना ही लिखना है। मैंने शेड किया है, देखो सब इनकम इस फर्स्ट कॉलम में आएंगी ही आएंगी, ये वो लोग सोच के डालते ही हैं। अगर आपने ये सब डाल दिया, आपको ये यहाँ की तो मार्क्स मिल ही जाती हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला बेटा सपने में भी कमाएगा तो उसको टैक्स भरना है, एक्सेप्ट फॉर पास्ट प्रॉफिट्स। याद रखना, मैं इनकम की बात कर रही हूँ, जो कमाए, जो धरोहर मिल रही है उसमें से वो मुझे कुछ नहीं दे चलेगा। उसको फ्लैट मिला, दादाजी ने फ्लैट दे दिया, फ्लैट में से वो मुझे कुछ नहीं दे रहा है, चलेगा। पास्ट प्रॉफिट, पास्ट रकम, रकम और इनकम में फर्क होता है। देखो एट प्रेजेंट लॉकडाउन है, मान लो हमको सैलरी नहीं मिल रही है, तो हम जो निकाल रहे हैं वो हमारी रकम है, जमा पूंजी है, उसके ऊपर किसी का हक नहीं है। लेकिन जो इनकम मिल रही है हर मंथ, मान लो सैलरी लेट आ रही है, उस सैलरी में से इनकम टैक्स भी कट होता है, डोनेशन फंड गया वो भी कट होता है। ओके, जो मुझे इनकम टैक्स के इन्वेस्टमेंट्स करने हैं वो भी कट होते हैं, जमा पूंजी में से नहीं होते हैं, जमा पूंजी पे किसी का हक नहीं है। सो जो फर्स्ट कॉलम है आपका, उस फर्स्ट कॉलम में जो भी इनकम्स है वो आप डालोगे ही डालोगे, वो डालोगे ऑटोमेटिकली आपकी मार्क्स बढ़ती हैं। ओके सो 10 मार्क्स 15 में से, यानी कि 20 में से 15 मार्क्स, 14 मार्क्स सोचो पक्का आपको मिलने वाले हैं। लेकिन मुझे 14 और 15 नहीं चाहिए, मुझे 20 में से 20 चाहिए, ये टारगेट लेके चलो। ओके, आई होप द टॉपिक इज वेरी क्लियर टू यू, इसमें कोई भी डाउट होने जैसा नहीं है। फिर भी हम लोग आगे जब करेंगे, मैं ज़्यादा नहीं करवा रही हूँ क्योंकि बाकी के प्रॉब्लम्स फिर छोटे प्रॉब्लम्स है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, उसमें खाली हमको ये कॉलम करना है, अगर आप देखोगे ना उसमें खाली ये नॉन रेसिडेंट का पार्ट करना है, मतलब आपका फर्स्ट और सेकंड का रिवीजन नहीं होगा, फिर आपके दिमाग से वो टचअप निकल जाएगा। इसके लिए उस प्रॉब्लम को हम साइड में रखेंगे, नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। ऐसा फुल फ्लेज प्रॉब्लम मुझे चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस फुल फ्लेज की हो। फिर एग्जाम में अगर आपको खाली नॉन रेसिडेंट पूछ लिया, खाली रेसिडेंट पूछ लिया, तो आप आराम से कर सकते हो, बाकी के 2 कॉलम्स नहीं भी आए तो चलेगा। लेकिन पहले हमको प्रैक्टिस तो तीनों कॉलम्स की करनी ही है। ओके, आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। द फ्लोर इज रेडी फॉर योर डाउट्स। जो भी डाउट्स है, रेज योर हैंड, पुट अप इन द चैट, वी विल क्लियर इट and see that you practice it at home again. Practice भले पेन पेपर मत लो my dear students, सिर्फ एक काम करो, इसको रिवाइज करके हाथ रखो इन 3 कॉलम्स के ऊपर और सोच के देखो कि ये जो फर्स्ट है ये तीनों में आना चाहिए, फिर चेक करो तीनों में आया, सेकेंड है वो तीनों में। और मिस्टेक होती है तो बिल्कुल मत डरो, मिस्टेक होती ही है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, वी आर नॉट परफेक्ट, फर्स्ट प्रॉब्लम में मिस्टेक होने के चांसेस हैं,
हाँ 4 प्रॉब्लम हो गए, उसके बाद आपकी मिस्टेक हो रही है तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस के बारे में सोचना है, लेकिन फर्स्ट प्रॉब्लम में मिस्टेक हो भी जाती है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको रिवाइज जरूर करना। ओके, टुमारो इज संडे, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कीप द लेक्चर, लेट अस सी, बिकॉज कल कुछ और भी है, ठीक है, देखते हैं वो, लेकिन अगर हुआ तो मैं कल तुम लोग का लेक्चर रखूंगी एंड वी विल गो विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, और नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की कटिंग्स में तुम लोग को भेजूंगी, स्क्रीनशॉट्स में तुम लोग को भेजूंगी। ओके, आई होप द थिंग्स आर गेटिंग वेरी इजी। कुछ डाउट है तो पूछो, पुट अप इन द चैट और पुट अप इन द रेज योर हैंड, आई विल जस्ट अनम्यूट यू। किसी को भी डाउट है, रेज योर हैंड। चलो, किसी को डाउट नहीं है, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। या तो तुम लोगों ने पूरा समझा या नहीं समझा तो फिर प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं हो कि मैं ये सोच के खुश हो रही हूँ कि तुमको सब समझ में आया और उधर उल्टा ही हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। ओके, रुको, एक चैट में आया, मैम डिविडेंड की जगह डिपॉजिट होगा तो टैक्स लगेगा क्या? डिविडेंड की जगह डिपॉजिट रिसीव्ड इन इंडिया, देखो डिपॉजिट आई से, डिपॉजिट वर्ड नहीं आएगा, डिपॉजिट बैंक उठा के आपको नहीं देने वाली है इंडिया में, डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट हो सकता है। अगर डिपॉजिट आप लेके आ रहे हो तो उसको आप वर्ड दोगे या तो पास्ट प्रॉफिट्स या तो अमाउंट रेमिटेड, ठीक है, ये दो वर्ड्स यूज होते हैं, मैं यहाँ पे साइड में लिखती हूँ ताकि तुम लोग का डाउट क्लियर हो जाए। यस, या तो आपको वर्ड आएगा पास्ट प्रॉफिट्स या फिर वर्ड आएगा अमाउंट रेमिटेड, रेमिटेड मतलब पे करना, देना, पहुंचाना, मेरे घर तक पहुंचा देना, तो जरा दिस इज अमाउंट रेमिटेड। ओके, सो अमाउंट रेमिटेड, पास्ट प्रॉफिट से अमाउंट रेमिटेड वर्ड आएगा, डिपॉजिट्स वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। डिपॉजिट मतलब बैंक का डिपॉजिट उठा के दे दिया, वो नहीं होता है कभी भी, आपको या तो इंटरेस्ट मिलेगा या तो डिविडेंड आपके अकाउंट में आएगा, डिपॉजिट का पैसा नहीं आएगा कभी भी। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, सो दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। प्लीज प्रॉब्लम को रिवाइज करना, जो भी डाउट है यू कैन पुट अप इन द ग्रुप, यू कैन पुट इन द डायरेक्ट मैसेज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सी दैट यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम। देखो मैं भी टाइम दे रही हूँ, आप भी टाइम दे रहे हो, हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, उसका फायदा होना चाहिए। आपके घर वाले बेचारे उस टाइम पे आपको सब काम दाम से छुड़ा के बिठा रहे हैं कि चलो तुम पढ़ाई कर रहे हो, ओके, तो उसका कुछ यूज होना चाहिए, इट शुड नॉट बी वेस्ट, ठीक है। सो प्लीज सी दैट यू हैव अंडरस्टूड, नहीं अंडरस्टूड तुम पूछो, नो प्रॉब्लम। ओके, रिवाइज कर लेना एक बार, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड। सो चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे एट होम, घर से बाहर नहीं निकलोगे,